चलिए वेलकम, फिर से स्वागत है आपका क्लास 10 में। आज क्लास 10 में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम, यानी आपका नर प्रजनन तंत्र क्या होता है वो जानेंगे। तो देखिए, नर प्रजनन तंत्र में जानने से पहले मैंने कुछ चीजें मानव में प्रजनन क्रिया करने के लिए कुछ मैंने स्पेशल कैरेक्टर बताया था कि मानव का यूनिसेक्सुअल होता है, विविपेरस होता है ना जी, ये सब बताया था मैंने। तो उसी आधार पे हमने क्या पढ़ा था, आपका मानव तंत्र में यानी प्रजनन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो आज के क्लास में हम खास करके पढ़ेंगे कि आपका नर प्रजनन तंत्र, यानी जो मानव होता है, मानव में नर और मादा दो होते हैं। तो नर प्रजनन तंत्र क्या होता है, उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, इसका क्या काम है, क्या भाग होता है, क्या रोल होता है, उस पूरे क्लास को आज हम इस क्लास में देखेंगे। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम बात करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया। याद रखिएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो भागों में बांटते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। याद रखिएगा, यानी आपके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। प्राइमरी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हिंदी में क्या कहेंगे हम, मानव प्रजनन तंत्र। ठीक है, तो मानव प्रजनन तंत्र किसे कहेंगे, यानी प्रजनन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को, प्रजनन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को हम क्या कहते हैं, प्रजनन तंत्र के नाम से जाना जाता है। एक अगर अंग है, अंग हो गया, और अंगों का समूह हो गया, क्या हुआ, तंत्र हो गया। तो मानव के प्रजनन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को क्या कहते हैं, मानव प्रजनन तंत्र के नाम से जानते हैं। अब मानव प्रजनन तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। याद रखिए, कौन कौन सा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इस पे हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे, तो मानव में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम किस नाम जानते हैं, गोनेड्स। किस नाम से बताया था, जनक बताया था ना जी। तो मानव में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम जनक के नाम से जानते हैं, गोनेड के नाम से जानते हैं। अब गोनेड्स क्या होता है, टेस्टिस, यानी नर का गोनेड्स को क्या कहते हैं, टेस्टिस। याद रखिएगा, नर को गोनेड्स क्या कहेंगे हम, टेस्टिस, यानी नर के गोनेड्स को हम विसर्ण के नाम से जानते हैं। क्या नाम से, यानी विसर्ण को हम प्राथमिक जनन अंग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, विसर्ण को प्राथमिक जनन अंग के नाम से जाना जाता है। और जो मादा में जनन अंग होता है उसे हम कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं, ओवरी। दो होता है इसलिए ओवरीज कहलाता है। तो आपके मादा के प्राथमिक जनन अंग क्या कहलाता है, अंडाशय। क्या कहलाएगा, अंडाशय। हमने बताया था ये क्या है, दोनों क्या है, गोनेड्स। क्या है ये, गोनेड्स। गोनेड्स क्या है, मेल के गोनेड्स को टेस्टिस, फीमेल के गोनेड्स को ओवरीज कहते हैं। तो टेस्टिस क्या बनाएगा, स्पर्म। क्या बनाएगा, और आपका ये क्या बनाएगा, एग। क्या बनाएगा, एग या ओवा। ये मैंने वीडियो पहले ही चैप्टर में, पहले क्लास में ये पूरा डिस्क्राइब कर चुके हैं। ओके, ये जानते रहिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है, जनन होता है। जनन मेल की जनन क्या कहेंगे हम, टेस्टिस। फीमेल की जनन को क्या कहेंगे हम, ओवरीज। क्लियर है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे, आपके ये अंग जो होते हैं आपके प्रजनन क्रिया में आपके डायरेक्टली भाग नहीं लेते, लेकिन प्रजनन में सहायक होते हैं। प्रजनन क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यानी मादा के जो प्रजनन सहायक अंग होगा वो आपका होता है आपका अंडवाहिनी। क्या होगा, अंडवाहिनी, आपका गर्भाशय जिसमें बच्चा बनता है। ठीक है, योनि, भग, ईटीसी आपके गर्भाशय होता है। क्या होता है, मादा का सहायक जनन अंग है। नर का जो सहायक जनन होगा, शुक्रवाहिनी होता है, पेनिस होता है, शुक्राशय होती है, विभिन्न प्रकार के लैंगिक ग्रंथियां होती है। ये आपके नर के सहायक जनन अंग कहलाते हैं, नर सहायक जनन अंग। क्लियर है। आइए, ये चीजें थोड़ा सा बताना था इसलिए मैंने इसको बताया आपको। हमें जो पढ़ना है आपको पढ़े, क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर प्रजनन तंत्र। तो देखिए, नर प्रजनन तंत्र को मुख्यतः हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों, नर प्रजनन तंत्र को चार भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर कई दिया है लेकिन प्राय चार भाग होता है। कितने भाग होते हैं, चार। याद रखिएगा, कौन कौन होगा, पहला होगा टेस्टिस। क्या होगा, टेस्टिस, हिंदी में कहते हैं विसर्ण। यानी नर प्रजनन को चार भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होगा टेस्टिस, विसर्ण। क्या होगा, विसर्ण। दूसरा होता है आपका एसेसरी डक्ट। क्या होगा, एसेसरी डक्ट, सहायक नलिकाएं। क्या होगी, सहायक नलिका। तीसरा जो आपका होता है, आपका इसमें होता है ग्लैंड्स। क्या होते हैं, ग्लैंड्स, ग्रंथियां। क्या कहलाएगा, ग्रंथि। राइट है। चौथा जो आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया। क्या होता है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, मतलब हिंदी में कहते हैं बाह्य जननांग। क्या कहलाएगा,
वायुजनन। मुख्यतः हम नर प्रजनन अंग को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। टेस्टिस, ठीक है, आपके एसेसरी ग्लैंड्स, ग्रंथि यानी लैंगिक ग्रंथियां, और जो होता है आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया, वायुजनन, क्या कहलाएगा, वायुजनन। ये मुख्य 4 भागों में डिवाइड करते हैं। अगर हम बात करेंगे पूरा पूरा नर प्रजनन अंग में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, तो ये आपका पूरा दिया गया। पहला क्या होगा, स्कोट्रम या स्कोट्रल सैक, स्कोट्रम या स्कोट्रल सैक, इसको हिंदी में कहते हैं आपका विसर्ण कोश, क्या कहेंगे, विसर्ण कोश। दूसरा होता है टेस्टिस, हिंदी में कहलाता है विसर्ण, क्या कहलाएगा, विसर्ण। तीसरा होगा इपिडिडाइमिस, क्या कहलाएगा, इपिडिडाइमिस, हिंदी में कहेंगे इसे अधिविसर्ण, क्या कहेंगे, अधिविसर्ण। चौथा होता है वास डिफरेंस, क्या हुआ, वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी, क्या कहलाएगा, शुक्रवाहिनी का है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट होता है यूरेथ्रा, हिंदी में कहते हैं इसे मूत्राशय, सॉरी मूत्र नलिका, क्या कहलाएगा, मूत्र नलिका, यूरेथ्रा को। नेक्स्ट होगा पेनिस, पेनिस हिंदी में कहते हैं सिस्ट, क्या कहेंगे, सिस्ट। एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड मतलब होता है सहायक जनन ग्रंथि, एसेसरी मतलब सहायक, सेक्स मतलब होता है लैंगिक, ग्लैंड मतलब ग्रंथि। तो आपके एसेसरी ग्लैंड इसमें 3 होते हैं, कितने, 3। पहला होता है सेमाइनल वेसिकल्स, हिंदी में कहेंगे शुक्राशय, सेमाइनल वेसिकल्स हिंदी में क्या कहेंगे, शुक्राशय। दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, इसको हिंदी में भी प्रोस्टेट यूज करते हैं हम, या पौरुष ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, क्या कहेगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, या इसे दूसरा नाम दिया जाता है काउपर, काउ, काउ मतलब गाय, जानते हैं ना जी, उसी से बनाए काउपर ग्लैंड्स, ये इसके एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, राइट। अब देखिए हम फिगर के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे कौन सा पार्ट्स क्या होता है, किसकी क्या काम है, कौन सा साइज क्या होता है। देखिए ये जो होता है आपका टेस्टिस है, क्या टेस्टिस, अगर हम टेस्टिस देखेंगे तो नर में एक जोड़ा टेस्टिस पाया जाता है, क्या होता है, सबसे पहले हम ध्यान देंगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस, तो नर में एक जोड़ा कितना, एक जोड़ा आपका टेस्टिस गुलाबी कलर का, हल्का गुलाबी कलर का अंडाकार टेस्टिस उपस्थित होता है। नर में एक जोड़ा अंडाकार हल्के गुलाबी कलर का टेस्टिस पाया जाता है, जो उदर गुहा के नीचे, यानी हमें जो एब्डोमेन आपका पेट होता है, उदर गुहा के नीचे, ठीक है, आपका पेनिस के आधार पे, पेनिस के आधार पे, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं दोनों पैर के मध्य में आपका क्या होता है, शरीर के बाहर आपका टेस्टिस उपस्थित होता है, शरीर बाहर, यानी नर में एक जोड़ा हल्का गुलाबी कलर का, ठीक है, लगभग 20 से 25 ग्राम का, 20 से 25 ग्राम का वजन होता है, 20 से 25 ग्राम का टेस्टिस पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है, जो उदर गुहा के नीचे दोनों पैरों के मध्य क्या होता है, स्थित होता है, क्लियर है, टेस्टिस। इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, क्या होता है, 4 से 5, या बुक में दिया 4 से लेकर 4.5 तक, ये लंबा होगा। यानी टेस्टिस जो है, यही जो आप टेस्टिस की बात कर रहे हैं, ये टेस्टिस 4 से 5, 4 से लेकर या 4.5 सेमी क्या होता है, लंबा, 2 से 2.5 सेमी चौड़ा होता है, यानी 4 से 4.5 क्या होता है, इसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है, 2 से लेकर 2.5 इसकी क्या होती है, वाइड होता है, चौड़ाई होती है। टेस्टिस की बात करें, क्लियर है, लंबाई। इसी टेस्टिस होता है, इसी को क्या कहते हैं, आपका नर का प्राथमिक जनन अंग कहलाता है, या इसे हम मुख्य जनन अंग के नाम से भी जानते हैं, प्राथमिक जनन अंग या मुख्य जनन अंग के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही आपका नर युग्मक बनता है, क्या बनता है, नर युग्मक, अर्थात टेस्टिस के अंदर आपका शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है, इसे इंग्लिश में हम स्पर्म करते हैं, कहाँ बनेगा, इसके अंदर फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। इसी अगर हम बात करेंगे, टेस्टिस जो होता है एक थैले में स्थित होगा, किसमें स्थित होता है, टेस्टिस कितना पाया जाता है, एक जोड़ा, याद रखिएगा, एक जोड़ा होता है, यहाँ एक ही दिखाई दे, लेकिन एक जोड़ा होता है, कहाँ रहेगा, एक थैले में उपस्थित रहेगा, कहाँ रहेगा, थैले में, उस थैले को कहते हैं स्कोट्रल और स्कोट्रल साइड, स्कोट्रल और स्कोट्रल साइड, हिंदी में कहेंगे विसर्ण कोश, कोश मतलब थैला, किसका थैला, विसर्ण का है, टेस्टिस का, इसीलिए नाम क्या है, विसर्ण कोश, थैला होता है। ये जो थैला होता है, थैला प्राय 3 लेयर से मिलकर बना होता है, कितने लेयर से, 3 लेयर से, यानी आपका बाहरी लेयर, मध्य लेयर और आंतरिक लेयर, 3 लेयर से बना। इसकी जो बाहरी लेयर होती है, पतली लेयर होती है, क्या होती है, बाहरी लेयर क्या होगी, पतली होती है, और हेयर होती है, यानी उसमें हेयर पाया जाता है, अर्थात जब किशोरावस्था की उम्र टाकने को होती है, किशोरावस्था में आते हैं, हमने बताया था कि किशोरावस्था में क्या होता है, इंटरनल पार्ट पे आपके रोम निकल आते हैं, बाल निकल आते हैं ना जी, तो इसके भी बॉडी पे क्या होगा, आपका हेयर निकल आता है, क्या होता है, यानी इसका स्कोट्रल से विसर्ण कोश क्या होता है, आपका पतला होता है, उसकी बाहरी लेयर पतला होगा, और क्या होता है, रोम युक्त होगा, कैसा होगा, रोम युक्त होगा, क्लियर है। इसका मध्य जो होगा, यानी आपका स्कोट्रल से का मिडिल पार्ट जो होगा, लेयर होगा, वो संयोजी ऊतक का बना होगा, किसका होगा,
संयोजी ऊतक का बना होता है। और इसके आंतरिक जो पार्ट होते हैं वो आपका पेशी ऊतक के बने होते हैं। किसे होते हैं? पेशी ऊतक के बने होते हैं, अर्थात 3 लेयर से ये मिलकर बना होता है। क्लियर है? एक बात ये होती है, आखिर ये पूरे टेस्टिस शरीर के बाहर क्यों होता है, अंदर क्यों नहीं पाया? ये भी एक क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है एग्जाम में। आखिर टेस्टिस जो होता है, विसर्ज होता है, विसर्ज कोश के साथ साथ आपके शरीर के बाहर क्यों होता है, क्यों नहीं शरीर के अंदर होता है? इसका एक रीजन होता है। रीजन ये होता है कि स्पर्म बनाने के लिए, यानी जो स्पर्म होता है, स्पर्म बनाने के लिए आपके हमारे जो शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है उस कोर टेम्परेचर से कम तापमान चाहिए, तब जाके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, अन्यथा स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। हम जानते हैं हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। एक नॉर्मल आदमी का, नॉर्मल मनुष्य का शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये शरीर के अंदर रहता, ये शरीर के अंदर रहता तो उसी टेम्परेचर पे रहता ना जी, 37 पे, उस कंडीशन में स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाता। क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए आपका जो टेम्परेचर हमारा शरीर होता है उससे लगभग 2 से 3 डिग्री कम सेल्सियस चाहिए, अर्थात 2 से लेकर आपका 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन। इसीलिए ये शरीर के बाहर होता है। इसलिए क्या होता है, शरीर के बाहर। और एनसीईआरटी की जब बुक देखेंगे, एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है साफ साफ में, इसका आपका टेम्परेचर यानी स्पर्म बनाने के जो टेम्परेचर चाहिए शरीर के टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 से कम चाहिए। आपकी किताब में 2-3 दिया है, तो जो एनसीईआरटी बुक होता है उसमें लिखा है 2 से लेकर 2.5 कम डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, कब, स्पर्म फॉर्मेशन करने के लिए। इसीलिए ये शरीर के बाहर आपका लटका रहता है। क्लियर है? एक चीज और इसमें खासियत देखेंगे आप, ये जो ठंडी आएगी या आप गर्मी आएगी, इसमें क्या होता है, चेंजिंग आती है, अर्थात ये सिकुड़ता है और शीतल हो जाता है। सिकुड़ेगा, सिकुड़न आएगा और शीतलन आता है। क्यों? टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए इसमें सिकुड़न और क्या होता है, शीतलन होता है। यानी जब ठंडी होती है तो क्या होता है, आपका ठंडी में या टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सिकुड़ जाता है, क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। और जब गर्मी होती है, गर्मी ज्यादा होती है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, शिथिल हो जाता है, ताकि इसका टेम्परेचर आपके बाहर टेम्परेचर से क्या होता है, बैलेंस करके रखे। लेकिन उसके अपेक्षा कम तापमान चाहिए ना जी। जब तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, शिथिल हो जाता है। जब तापमान घटेगा क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगा, ताकि अंदर तापमान स्पर्म बनाने लायक रहे, स्पर्म बनाने लायक। क्लियर है ये चीज? ओके। अब देखेंगे विषम कोश, जब देखेंगे ध्यान से, बाहर से दिखने में एक लगता है, लेकिन अंदर जो होता है उसमें आपके एक सेप्टम बटा होता है। क्या होता है, सेप्टम, अर्थात इसमें एक सेप्टम पार्ट बटा होगा। इसमें जो टेस्टिस होता है दोनों अलग अलग पार्ट में होते हैं। ऐसा नहीं कि टेस्टिस उसमें इधर तो उधर आ जाएगा, राइट वाला लेफ्ट की तरफ नहीं जाता, लेफ्ट वाला लेफ्ट इसके तरफ नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसके मध्य क्या होगा, एक सेप्टम बटा होगा, तो एक टेस्टिस इधर रहता है, एक टेस्टिस इधर रहता है। अगर वो सेप्टम ना होता, पता लगा उधर वाला टेस्टिस इधर आ सकता है, इधर वाला इधर आ सकता है ना जी, जबकि ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके विषम कोश में क्या होता है, सेप्टम होता है, ठीक है, पार्ट्स बटे होते हैं जहां पर दोनों टेस्टिस उपस्थित रहते हैं, एक इधर एक इधर। क्लियर है? ये होगा टेस्टिस। अब देखिए टेस्टिस में क्या बनेगा, शुक्राणु, याद रखिए शुक्राणु। लेकिन इतनी आसानी से नहीं बनता, इतनी आसानी से नहीं बनता, उसके बनाने के लिए बहुत एक लंबी प्रक्रिया होती है। ये जो जितना आसान ये फिगर दिखाई दे रहा है उतना आसान फिगर होता नहीं, ये काफी कॉम्प्लेक्स फिगर होता है, जटिल फिगर होता है। एक जनरली मैं बता दे रहा हूँ, देखिए जब टेस्टिस की बात करेंगे, टेस्टिस को आप देखेंगे, टेस्टिस होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में बटा होगा। यानी जब टेस्टिस का आपका इंटरनल स्ट्रक्चर काटिएगा, उसका आंतरिक संरचना देखिएगा, तो संरचना देखने के बाद क्या होता है, उसमें नियर अबाउट इस तरह से आपके स्ट्रक्चर बने होते हैं। रफली फिगर देखिए, देखिए जब टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखेंगे क्या होता है, ये टेस्टिस का आंतरिक स्ट्रक्चर देखेगा तो उसमें लगभग आपका टीएल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यानी आपका टेस्टिस जब स्ट्रक्चर देखिए वो कई कंपार्टमेंट में बटा होता है। जैसे रेल का डिब्बा देखे ना जी, कई इसमें बोगी लगा होता है ना, या आपके रेल के डिब्बे में जब एसी वाला आपके बोगी में अंदर कभी जाइएगा, जो एसी डिपार्टमेंट होता है, अंदर बोगी एक रहेगा, बाहर से क्या देखेगा, एक दिखेगा, लेकिन अंदर जाइए देखेगा तो उसमें कई कंपार्टमेंट होता है, कई कंपार्टमेंट बटा होगा। उसी प्रकार से टेस्टिस जब आंतरिक स्ट्रक्चर देखेगा तो ये भी क्या होता है, कई कंपार्टमेंट में बटा होता है, कई कंपार्टमेंट में बटा होता है, जिसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स।
लगभग इसके अंदर आपका 250 टेस्टिकुलर लोबुल्स पाए जाते हैं। कितने? 250। सोचिए 250, एक छोटी संरचना में 250 टेस्टिकुलर लोबुल्स होता है, यानी टीएल पाया जाता है, यानी 250 कंपार्टमेंट में बटा होगा। और प्रत्येक कंपार्टमेंट में आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। यानी प्रत्येक कंपार्टमेंट में आपका, ये देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये आपका एक कंपार्टमेंट होगा, दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा कंपार्टमेंट, राइट? ये कंपार्टमेंट कितना होगा? 250। इसको क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोबुल्स के नाम जानते हैं। यानी एक टेस्टिस के आंतरिक स्ट्रक्चर देखने में उसमें लगभग 250 टेस्टिकुलर लोबुल्स पाए जाते हैं, और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोबुल्स के अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यानी एक कुंडलित नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? देख रहे हैं ना, एक कुंडलित नलिका बनाया है हमने, इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, सब में पाया जाता है। यानी प्रत्येक टीएल के अंदर लगभग 1 से 3, कितना? 1 से 3 आपका एसटी पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 1 से 3, कितना? 1 से 3। इस प्रकार देखा जाए एक टेस्टिस के अंदर कुल सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कितने होंगे? लगभग 3 है। सुनिए, हमने क्या कहा? एक कंपार्टमेंट में 250, यानी एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट है, 250 टीएल की संख्या है, और एक टीएल के अंदर लगभग 1 से 3 की संख्या में सेमिनिफेरस ट्यूबुल पाया जाता है। तो कुल आपके सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कितना हो सकता है? 750। समझ आया ना जी? वही जानना चाहते हैं। एक में 3 है, तो इसकी संख्या 250 है, तो 250 यहाँ कितना हो जाएगा? 750। तो 750 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है। कितना? 750 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है, यानी कुंडलित नलिका होती है। इसी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर ही क्या होता है? आपका शुक्राणु बनेगा। इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर ही शुक्राणु का फॉर्मेशन होगा। जब सेमिनिफेरस ट्यूबुल का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, देखिए ऐसा, ठीक है, जिसमें 2 सेल पाई जाती है। कितने सेल होती है? यानी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में 2 सेल होती है। एक आपका सेल दिखा रहे हैं आपको बना करके फिगर में, ठीक है, ये सेल स्ट्रक्चर होती है। एक छोटी सेल दिखाई दे रही है, बड़ी सेल दिखाई दे रही है ना जी? जो छोटी सेल होती है उसे कहते हैं एमजीसी। क्या कहते हैं? एमजीसी। इसको कहते हैं मेल जर्म सेल। क्या कहते हैं? मेल जर्म सेल, यानी नर आपका जनन कोशिका, नर जनन कोशिका। दूसरा जो बड़ी कोशिका दिखाई दे रही है, इसको हम एससी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्टोली सेल। सर्टोली, क्या कहते हैं? सर्टोली सेल कहलाता है। क्लियर है? यानी इसमें आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल के जो आंतरिक स्ट्रक्चर देखेंगे, ये भी 2 सेल से मिलकर बना होता है, एमजीसी और एससी। एमजीसी का मतलब मेल जर्म सेल, अर्थात मेल जर्म सेल, ये जो सेल होता है, इसी सेल से आपका शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। पूछा जाता है कौन सा सेल आपका शुक्राणु का फॉर्मेशन करता है? एमजीसी सेल। कौन बनाएगा? एमजीसी सेल। यानी एमजीसी सेल में क्या होते हैं? आपका स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनता है। बात समझ आ रही है? और ये जो सर्टोली सेल होती है, इस सर्टोली सेल इसको पोषण देती है। क्या करती है? जब काम करेगा तो खाना चाहिए ना, उसको भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपका सर्टोली सेल जो होती है, इसका न्यूट्रिशन देती है। क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उसको भोजन देती है। राइट? क्लियर? तो जैसे ये है वैसे ये होता है, ठीक है। इसी के 2 स्ट्रक्चर है। तो इन दो आपके ध्यान दीजिए, 2 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में एक संरचना पाई जाती है, उस संरचना को कहते हैं आपको लीडिंग सेल। क्या कहते हैं? लीडिंग सेल। यानी 2 आपके सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच में एक स्ट्रक्चर होती है, उसको स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? लीडिंग सेल। क्या कहलाएंगे? लीडिंग सेल ही आपका मेल आपका सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन करता है। मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है, जो आपका ये सेल द्वारा सीक्रेशन होता है। इसी सीक्रेशन की वजह से क्या होता है? आपके नर के अंदर द्वितीयक लक्षण का विकास होगा। किसका विकास होगा? द्वितीयक लक्षण बताया था ना जी? तो आपका विकास होता है इस सेल के कारण ही, इसके हार्मोन का सीक्रेशन करेगा, जिससे आपका द्वितीयक लक्षण का विकास होता है। बात समझा? आइए, ये आपका टेस्टिस के बारे में पूरा स्ट्रक्चर मैंने बताया। अब देखिए, जब आपका शुक्राणु बन जाता है, शुक्राणु बनने के बाद इसके ऊपर एक दूसरी आपका स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे कहते हैं एपिडिडाइमिस। क्या कहेंगे? देख रहे हैं ना जी? एपिडिडाइमिस लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। कितनी होती है? 6 मीटर, सॉरी 6 मीटर। 6 मीटर देख रहे हैं, 1 मीटर इतना होगा, तो 6 मीटर सोच लो। एपिडिडाइमिस 6 मीटर लंबी कामा आकार की स्ट्रक्चर होगा। कैसा? कामा, देखे ना ऐसे, वैसे है बना। यानी आपका एपिडिडाइमिस अधविसड़ विसड़ के ऊपर क्या होगा? अधविसड़ विसड़ के ऊपर आपके कामा का एक स्ट्रक्चर होगा, जो 6 मीटर लंबा होता है, लेकिन इतना कुंडलित हो जाता है, इतना आपका फोल्डेड हो जाता है कि 4 सेंटीमीटर बचता है। कितना बचेगा? 4 सेंटीमीटर। यानी कुंडलित होकर के 4 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर बनाएगा, तभी तो इसके ऊपर है, क्योंकि इसकी लंबाई 4.5, तब इस 4 के ऊपर है ना जी।
अगर 6 मीटर होता तो उसमें रहता, लेकिन 6 मीटर वास्तव में लंबाई होती है, लेकिन क्या होता है, फोल्डेड होते हैं, कुंडलित होकर के कितना बनाएगा, 4 सेंटीमीटर का हो जाता है। क्लियर है? पता क्या है, जब आपका शुक्राणु बन करके इसमें आता है, इसमें आएगा, इसमें आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर शुक्राणु का पोषण होता है, यानी शुक्राणु समझ लीजिए जब आपका तैयार होगा, पैदा होता है, पैदा होने के बाद इसमें क्या होगा, नौजवान होगा, एक वर्ड में कहेंगे, तो इसमें होने के बाद यानी शुक्राणु बनने के बाद इसमें आगे क्या होता है, परिपक्व होगा, क्या होगा, परिपक्व, कहाँ पर, अधिविसरण में। अधिविसरण में शुक्राणु बनने के बाद आने के बाद वहां क्या होता है, उसका मैच्योरेशन क्रिया होती है, परिपक्वन की क्रिया होती है, यानी मैच्योर होता है, परिपक्व हो जाता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, बाद में नौजवान होगा ना जी, ठीक है, तो नौजवान होने के बाद कहाँ होगा, हाँ, डिडियामिस। क्लियर है? ओके, इसके बाद एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम आरटी कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ से जो आपका शुक्राणु यहाँ निकल आएगा, इसमें आता है एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं आरटी, रेड टेस्टिस। क्या होगा, आरटी, रेड टेस्टिस। रेड टेस्टिस से फिर एक स्ट्रक्चर ये जाएगा जो फोल्डेड लाइक है, इसे कहते हैं आपका वास इफरेंस। क्या कहेंगे इसे हम, वास इफरेंस। देखिए दो चीजें, यहाँ वास डिफरेंस है ना जी, यहाँ क्या होता है, वास इफरेंस, राइट। तो वास इफरेंस तब जाके आगे जाकर के वास डिफरेंस में खुलता है, कहाँ खुलेगा, तो इस स्ट्रक्चर में आपका वास डिफरेंस नहीं दिखाया गया, इक्विडायनामिक्स दिखाएगा, डायरेक्टिविटी, उसका क्या दिखाया गया, आपका वास डिफरेंस दिखाया गया, क्या दिखाएगा, इसमें वास डिफरेंस नहीं दिखाएगा क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने वहां नहीं दिखाया। ओके, अब देखिए जब शुक्राणु बन के इसमें आ जाता है तो फिर शुक्राणु क्या होता है, एक लंबी नलिका के अंदर प्रवेश करेगी, जिसे लंबी नलिका क्या कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं। शुक्रवाहिनियां यानी शुक्राणु को ले जाने वाली एक नलिका है। शुक्राणु यहाँ बना, तो शुक्राणु बनने में क्या होगा, यहाँ शुक्राणु बनने में क्या जाएगा, यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ेगा ना जी, यानी शुक्राणु को ले जा रही है, इसलिए नाम रखा क्या गया, शुक्रवाहिनियां, यानी शुक्राणु को ले जाने वाली एक वाहिनी है, एक नलिका है, डक्ट है, ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं वास डिफरेंस। यह लगभग आपके 45 सेमी लंबी होती है, कितनी होती है, 45 सेमी लंबी होती है, जो आपका अधिविसरण से पक्ष की तरफ से, कहाँ, पीछे की तरफ से, ये ऊपर है, ये पीछे, पीछे की तरफ से जुड़ी हुई आपके यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय के ऊपर से होते हुए, कहां से, ये मूत्राशय देख रहे हैं ना, मूत्राशय के ऊपर से होते हुए आपकी क्या होती है, आपकी विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों से जाकर जुड़ती है। यानी आप कहेंगे पुरुषों में क्या होता है, अधिविसरण के पश्च भाग से एक 45 सेमी की लंबी नलिका निकली होती है, जो मूत्राशय के ऊपर होके क्या होती है, शुक्राशय से मिलती है, किसे मिलेगी, शुक्राशय मिलती है। शुक्राणु बनने के बाद इस नली से होकर के क्या होता है, आगे की ओर आगे बढ़ता है, इसमें तरंगत पाई जाती है, कौन सी गत, तरंगत पाई जाती है। तरंगत की वजह से शुक्राणु बनने के बाद ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ के यहाँ तक आएगा। जब यहाँ तक आता है क्या होता है, इससे आपकी विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां जुड़ी होती है, क्या जुड़ी होगी, ग्रंथियां। तो सबसे पहली ग्रंथि जो मिलेगी उसे कहते हैं शुक्राशय, क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी के पास जो ग्रंथि उसे क्या कहेंगे, शुक्राशय। तो शुक्राशय एक ग्रंथि होगी जो इससे जुड़ेगी, क्या होगा, क्षारीय पदार्थ का, कौन सा पदार्थ, क्षारीय पदार्थ का सिक्रीशन करता है, यानी शुक्राणु और क्षारीय पदार्थ का यहाँ आपस में क्या होता है, मिल जाते हैं। जब मिल जाते हैं तो क्या बनाएगा, वीर्य बनाएगा, क्या बनाएगा, वीर्य, स्पर्म बनाएगा, सॉरी सीमेन बनाएगा, क्या करेगा, सीमेन। वीर्य क्या करेगा, वीर्य क्या करेंगे, वीर्य, सीमेन क्या होता है, सीमेन। जैसे आप गाँव में देखे होंगे, जब गाय भैंस वगैरह क्या होता है, जब कहते हैं ना जी गर्म हो गई, तो डॉक्टर आता है क्या करता है, उसके बॉडी में इंजेक्ट करता है सिरिंज के माध्यम से, तो क्या चढ़ाता है, सीमेन चढ़ाता है, वीर्य चढ़ाता है, क्या चढ़ाता है, वीर्य। तो वीर्य का क्या हो, वीर्य में स्पर्म पाए जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ स्पर्म से बनता है, स्पर्म बनने के बाद जब यहाँ आकर के इसके तरल पदार्थ से मिलेगा, यानी तरल पदार्थ और आपका स्पर्म मिल करके तब जाके वीर्य का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। यानी वीर्य में क्या है, वीर्य में तरल पदार्थ है और आपका शुक्राणु उसमें है, तो शुक्राणु और तरल पदार्थ मिलकर तब क्या बनाया, वीर्य बनाता है। कहां से आया, इस शुक्राशय से स्रावित होने वाली क्षारीय पदार्थ होती है, यानी शुक्राशय क्या करता है, एक क्षारीय पदार्थ का स्राव करता है, जो आपका वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग बनाएगा। कितना, 60 से 70% भाग बनाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, एंजाइम, कैल्शियम, फास्फोट, फ्रैक्टोज भी होता है। क्या होता है, फ्रैक्टोज, यानी सिक्रीशन करके इसको देता है, जो वहां उसको पोषण वगैरह सर्वाइव करेगा, एनर्जी देगा, सक्रिय बनाएगा और उसको कोगुलेशन करेगा। क्या करता है, उसको गाढ़ा बनाता है, क्या बनाएगा, गाढ़ा बनाएगा, ठीक है, गाढ़ा बनाने का काम करता है। और इसमें एक चीज और खासियत होती है, आपका फ्रैक्टोज का फॉर्मेशन होगा, किसका होगा, ठीक है। तो फ्रैक्टोज पूरे बॉडी में कहीं नहीं बनता, सिर्फ एक ही जगह बनता है, इस शुक्राशय में, इस शुक्राशय में, यानी फ्रैक्टोज पूरे बॉडी क्या होगा, कहीं नहीं बनेगा, सिर्फ एक जगह बनता है, आपके इस शुक्राशय के अंदर। इसी के लिए रेप के केस में
जब आपका रेप के केस में उसका मेडिकल चेकअप होता है, तो मेडिकल चेकअप में आपका महिला के बॉडी से वहाँ चेक किया जाता है उसके बॉडी में पहले सीमन है कि नहीं, शुक्राणु है कि नहीं है महिला बॉडी में, या नहीं होता है तो फ्रैक्टोज चेक किया जाता है। अगर फ्रैक्टोज मिल गया तो फ्रैक्टोज कहाँ से आएगा, वीर से आएगा ना जी। तो रेप हुआ होगा तभी उसके बॉडी में वीर गया, सीमेन गया। तो फ्रैक्टोज सिर्फ इसी बॉडी से बनता है, मतलब यही बनेगा, अब आगे कहीं बनता नहीं है। तो कहीं ना कहीं रेप को केस को हल करने में उसके साथ रेप हुआ कि नहीं हुआ, फ्रैक्टोज की जांच किया जाता है। अब फ्रैक्टोज हमेशा कहाँ से आएगा, शुक्राशय से आएगा, और शुक्राशय जब आया तो उसके सीमेन में रहा होगा, लेकिन उसके साथ रेप हुआ तभी सीमेन में आया। ठीक, ये क्लियर किया जाता है। बड़ा तो यहाँ से देखिए, ये जब आगे चल के ये नली आगे चल के क्या होती है, एक आगे चल के थोड़ा सा फूल जाती है, क्या होगी, फूल जाती है। ठीक है, जब फूल जाती है उस संरचना को कहते हैं हम एक्सक्यूलेटरी डक्ट, क्या कहेंगे, स्खलन नलिका, क्या कहेंगे, स्खलन नलिका, एक्सक्यूलेटरी डक्ट यानी एम्पुला, यानी तुम्बिका एक संरचना बनाएगी, फूली हुई संरचना बनाती है जहां पर सीमेन कुछ समय के स्थिर रहता है। तो क्या हुआ, एक्सक्यूलेटरी डक्ट कहलाएगा, यानी स्खलित हो जाती है, यानी पूरी पूरी आपका रॉ मटेरियल इसमें आके यहाँ पर क्या होता है, इकट्ठा रहती है। इसी को हम कहते हैं एक्सक्यूलेटरी डक्ट, स्खलित नलिका कहलाएगी। क्लियर है, ये स्खलित नलिका के बाद आपका जब सीमेन यहाँ आया, यहाँ से क्या होगा, फिर आगे जाके ये आपके आगे पाइपलाइन हो गए, यानी मूत्राशय के पाइपलाइन से होते हुए आगे क्या होगा, आपके ये बाहर निकलेगा। मूत्राशय देख रहे हैं ऊपर से, मूत्राशय आया तो मूत्राशय से होते हुए आपका शुक्राणु फिर आगे हो क्या होगा, एक नलिका स्वरूप में बाहर खुलती है। तो किस नलिका से बाहर खुलेगी, मूत्र नलिका, किससे, मूत्र नलिका यानी यूरेथ्रा, इससे होता है। यानी आपके मनुष्य में आपका 20 सेमी कितना, नर में लगभग 20 सेमी नलिका, एक मूत्र नलिका पाई जाती है, मूत्र नलिका पाई जाती है, जिससे आपका मूत्र भी और आपका सीमेन यानी वीर दोनों एक ही नली से क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकलते हैं। यानी आपके नर में मूत्र भी और आपके सीमेन वीर जिसे कहते हैं, यानी शुक्राणु जिसे कहेंगे, शुक्राणु दोनों एक ही रास्ते से क्या होते हैं, आपके शरीर से बाहर निकलते हैं। ये जो होती है मूत्र नलिका जो होती है, आगे जो बाहर तरफ क्या होती है, एक मांसल आवरण से ढकी होती है, किससे ढकी होती है, मांसल आवरण से। उस मांसल आवरण को हम कहते हैं पेनिस, क्या कहेंगे, पेनिस, क्या कहलाएगा, पेनिस, सिस निकल आता है। ठीक है, पेनिस कहलाएगा। यानी आपका पेनिस क्या होता है, पेनिस नर में पाया जाने वाला एक मैथुन अंग है, क्या है, पूछा था व्हाट इज द पेनिस, तो आप लिखेंगे पेनिस नर में पाया जाने वाला एक मैथुन अंग है, जो आपका सेक्स क्रिया के समय आप क्या होता है, इरेक्ट होती है, मतलब यानी इरेक्ट मतलब आपका मे भी कर सकते हैं, दिस इज शिथिलिंग, क्या ये आपका शिथिल है। ठीक है, अगर इरेक्ट मतलब सीधा हो जाना, खड़ा हो जाना, ठीक है, यूटिलाइज होता है, कब होता है, एज ए सेक्स प्रोसेस के दौरान, सेक्स क्रिया के दौरान ये क्या होता है, मैथुन क्रिया के समय ये इरेक्ट हो जाती है। आप लिखेंगे पेनिस क्या है, पेनिन एक मैथुन अंग है, मैथुन अंग है जो बेलनाकार, कैसा रहेगा लगभग बेलनाकार एक मांसल आवरण होता है, जो सेक्स क्रिया के दौरान क्या हो जाती है, इरेक्ट हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण आपका सीमेन जो होता है यानी वीर्य जो होता है या शुक्राणु जो होता है आपके मादा के यौन में पहुंचाई जाती है, मादा के यौन में पहुंचाई जाती है, किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू पेनिस के द्वारा। दैट्स क्लियर। ठीक है, ये होता है आपका। और चीज याद ध्यान देखिए, पेनिस जब स्ट्रक्चर देखेंगे, पेनिस 3 भागों में बटा होता है, रूट ऑफ पेनिस, बॉडी ऑफ पेनिस, पेनिस ऑफ ग्लैंड्स। क्या हमने बताया, पेनिस जो स्ट्रक्चर बात करें, पेनिस कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में। कौन कौन, रूट ऑफ पेनिस, रूट ऑफ पेनिस, पेनिस का मतलब जड़, ये अंदर की भाग हुआ जो कहेंगे रूट ऑफ पेनिस। दूसरा क्या होगा, बॉडी ऑफ पेनिस यानी पेनिस का शरीर, पेनिस का शरीर। तीसरा क्या हो जाएगा, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस, क्या होगा, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस, यानी देखिए ग्लैंड्स लिखा हुआ, ये ग्लैंड्स, यानी पेनिस आगे चल के आगे थोड़ा सा क्या होता है, एक फूल जाती है, आगे आके फूल जाती है, उभार हो जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर उभार, यानी पहले प्लेन रहेगा, सीधा रहेगा, लेकिन क्या हुआ, जैसे आपका ये स्ट्रक्चर है हमने बनाया ऐसे बनाया, लेकिन आगे आके क्या हुआ, थोड़ा सा उभर गया, नहीं जी, उभर गया, क्या हुआ, इसी को हम ग्लैंड्स कहते हैं। क्लियर है, ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स के ऊपर देखेंगे एक मांस का थोड़े से आपका लेयर झिल्ली होती है, जिसे हम और स्किन कहते हैं, क्या कहते हैं, और स्किन। यानी प्रत्येक पेनिस के ऊपर देखेंगे एक मांस की पतली सी झिल्ली से ढकी होती है, यानी इसका माउथ जो ओपन होगा, बाहर जो खुलता है, क्या होगा, झिल्ली ढकी रह रही है जी, पतला से स्किन का लेयर होता है, उस स्किन की लेयर कहते हैं फॉर स्किन, और स्किन। ये फॉर स्किन कुछ आपके कम्युनिटी में, कुछ समुदाय में क्या होता है, आपको हटा दिया जाता है। जैसे यहूदी होते हैं, मुस्लिम समुदाय में इस फॉर स्किन को काट के बाहर निकाल दिया जाता है, काट के बाहर निकालने की क्रिया को खतना करते हैं, क्या करते हैं, खतना। ठीक है, तो आपके मुख्य रूप से आपके जो मुस्लिम होते हैं या यहूदी होते हैं, इस फॉर स्किन को ही क्या करते हैं, आपको सिर्फ बाहर काट के क्या करते हैं, अलग करते हैं, खतना कर देते हैं। ठीक, इसी को कहते हैं खतना, सरकमसीजन कहलाता है, सरकमसीजन
सीजन्स या इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में खतना करते, इसको बाहर फॉर स्किन को अलग कर दिया। एक चीज और देखा गया आज की डेट में, जब डॉक्टर ने रिसर्च किया, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, फॉर स्किन को काट देने से बहुत सी बीमारियों से बचा जाता है। इसका कोई यूटिलाइज नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, कोई फायदा नहीं है इससे, बल्कि इसके काट के निकाल देने से ढेर सारे बीमारियों से बचा जाता है, ये माना गया। मुस्लिम कम्युनिटी में, यहूदी कम्युनिटी में माना गया है कि उनको HIV के रोगी उनमें कम होते हैं, HIV के रोगी कम होते हैं, या यौन जनित रोग होता है, यानी सेक्सुअल क्रिया से क्या होती है, कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, वो यौन जनित रोग होते हैं। वह यौन जनित रोग, इसको काट के निकाल देने से क्या होता है, उनमें रोग की संभावना कम होती है, बल्कि जिसके बॉडी में रहता है उसमें रोग की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, जिसके बॉडी में काट के निकाल दिया गया, इसका रोग की संभावना कम होती है। इसका कोई पार्ट काम नहीं है, कोई यूटिलाइज नहीं। क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपके कण, गंदगी, पार्टिकल क्या होता है, फंसने का डर होता है, फंसने का डर होता है। एक लेयर है ना जी, उसको लेयर को सिर्फ क्या किया गया, काट के बाहर निकाल दिया गया। इसी काट के बाहर निकालने से क्या होता है, बल्कि बीमारियों को, ढेर सारी बीमारियों से हम क्या करते हैं, बच सकते हैं। ये माना गया, साइंटिस्ट प्रूफ है कि यहूदी आपके या मुस्लिम जो होते हैं, उनकी अपेक्षा दूसरे आपके समुदाय वाले सेक्सुअल डिजीज से ज्यादा आपको होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज यानी यौन जनित रोग से ज्यादा प्रभावित होते हैं उनकी अपेक्षा। क्लियर है? ये शुक्राशय है। शुक्राशय में क्या होता है, आपके नर में एक प्रोस्टेट पाया जाता है। क्या होता है, एक ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, जो प्रोस्टेट ग्रंथि एक भी पाई जाती है। क्या होती है, कितनी होती है, एक होती है, राइट। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है, इससे क्या होता है, ये अम्लीय पदार्थ का स्राव करेगा। कैसा करेगा, क्या देखेंगे, ये क्षारीय पदार्थ स्राव करेगा, ये क्या करेगा, अम्लीय पदार्थ का स्राव करेगा। इसका काम है, ये भी क्या करता है, पोषण के साथ साथ ये क्या करती है, जो वीर होता है उस वीर को आपके अधिक जमने से रोकता है। अगर मान लीजिए गाढ़ा हो जाएगा, जम जाएगा, क्या होगा, इस नली से बाहर आ पाएगा नहीं है ना जी, उसको जमने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, जमने से रोकता है, और आपको अम्लता बनाता है, अम्लता बनाने से ताकि वो ज्यादा दिन तक आपका सही रहे, यानी आपको नष्ट होने से बचाने का भी काम करता है। क्लियर है? इसी लास्ट देखेंगे बर्गोइलेक्ट्रॉन या कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि एक छोटे मटर दाने के समान संरचना होती है, जो एक जोड़ी पाई जाती है, एक जोड़ी जो पाई जाती है, जो मूत्र नलिका के आधार पे, देख रहे हैं ना, मूत्र नलिका ना, इसके आधार पे पाई जाती है। इसका काम होता है आपके मुख्य रूप से सेक्सुअल क्रिया के समय आपके क्षारीय पदार्थ का स्राव करता है, क्षारीय पदार्थ का स्राव करता है, जो इस नली को चिकना बनाने का काम करेगा। क्या करेगा, चिकना बनाने का काम करता है और अम्लता को समाप्त करेगा। क्योंकि जब यूरिन पास होता है, जब यूरिन पास हो क्या हुआ, अम्लीय हो जाता है, ये नली क्या हो जाएगा, अम्लीय। अम्ल जानते हैं ना जी, अगर एसिड आपके ऊपर गिरा दिया जाए क्या हो जाएगा, जल जाओगे। तो ये अम्लता को समाप्त करता है और साथ ही साथ क्या करेगा, चिकना बनाएगा। और इसका स्राव आपके योनि में भी पहुंचता है, जहां योनि को भी चिकना बनाता है मैथुन क्रिया के समय, मैथुन क्रिया के समय ये इसका काम होता है। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यही हो, कुछ पूछना है, कुछ भी सिंपल, बहुत दिमाग में हल्के से रखिएगा। टेस्टिस कितना होता है, एक जोड़ा, जहाँ क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। शुक्राणु बनने के बाद कहाँ आएगा, एपिडिडाइमिस में, कहाँ आएगा, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में आने के बाद क्या होगा, वहां पर परिपक्व होगा, परिपक्व होने के बाद क्या होगा, फिर आगे शुक्राणु के ऊपर चढ़ेगा। कहाँ चढ़ेगा, शुक्राणु, शुक्राणु चढ़ेगा। शुक्राणु आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, शुक्राशय से मिलेगी, जहाँ से क्षारीय पदार्थ स्राव होगा, उससे मिलकर क्या बनाएगा, वीर या सीमेन बनाएगा। फिर वह सीमेन आगे होते हुए मूत्राशय की नली से होते हुए मूत्र नलिका द्वारा क्या होता है, शरीर के बाहर खुलता है, शरीर के बाहर खुलता है। तो मूत्र नलिका से मूत्र भी और आपका सीमेन, वीर, दोनों क्या होता है, शरीर से बाहर निकलता है। क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? क्लियर? फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज क्या होता है, आपके इसके बॉडी में बनने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, वह पदार्थ इसको आपको पोषण प्रोवाइड करता है, एंजाइमेटिक बनाता है, सक्रिय बनाता है। ठीक है, इसका नहीं फैक्ट जैसे होता है ग्लूकोज फ्रैक्टोज, क्या होता है, पोषण युक्त है ना जी। जैसे प्लांट क्या बनाता है, भोजन में क्या बनाएगा, ग्लूकोज, उसका भोजन है तो पोषण दे रहा है, उसी प्रकार से ये पोषक पदार्थ का निर्माण करेगा शुक्राशय, ताकि उसका पोषण करेगा। ठीक है, और आपका पदार्थ को उसको कोगुलेशन भी करेगा। विभिन्न प्रकार के कैल्शियम पाए जाते हैं, फास्फोरेट पाए जाते हैं, और भी एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक, जिसमें फ्रैक्टोज भी पाया जाता है। अब फ्रैक्टोज सिर्फ यही पाया जाता है, फ्रैक्टोज यही पाया जाता है। जैसे इसलिए मैंने बताया, जब रेप के केस होता है तो रेप केस में क्या होता है, आपका सीमेन उसकी बॉडी में जब किसी रेप हुआ तो महिला के बॉडी में सीमेन छोड़ दिया जाता है। ठीक है, सीमेन माना जाता है, छोड़ा जाता है, क्योंकि हमेशा जब भी क्या होगा, मैथुन क्रिया होती है, मैथुन क्रिया में शुक्राणु जब बाहर निकलेगा तभी तो आपका शुक्राणु और ओवा मिलेगा, तभी तो आप क्या होगा, चाइल्ड बनेगा ना। तो जब रेप केस कोई करता है तो आपको उसके बॉडी में अगर सीमेन छोड़ा गया, सीमेन में क्या रहेगा, फ्रैक्टोज रहेगा।
अगर वहां जांच हुआ, सीमेन मिल गया, सीमेन नहीं मिला, फैक्टोज के अंश भी मिल गए, मिला तो ये क्लियर हुआ कि उसके साथ रेप हुआ है, क्योंकि और किसी रास्ते से फैक्टोज बॉडी तो आने वाला नहीं ना, आएगा कहीं से, क्योंकि बॉडी में कहीं नहीं बनता है, पूरे बॉडी में फैक्टोज कहां बनेगा, ओनली शुक्राशय के अंदर। तो ये रेप के केस में कहीं हल करने में भी फैक्टोज बहुत सहायता करता है। ओके, दैट्स क्लियर। ओके, कलम लिखा देते हो।